नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश की वोरा। स्वागत है आपका न्यूज टाइम और एस न्यूज के इस मंच पर। दोस्तों, राजनीति और विदेश नीति उसकी भेलपूरी देखने को मिल रही है आजकल दिल्ली से। और इस भेलपूरी का स्वाद किसी को अच्छा लग रहा है, किसी को बुरा लग रहा है। कोई समझता है कि दिल्ली की शान और शौकत बढ़ गई, एक दिल्ली डिक्लेरेशन आ गई तो मोदी जी का नाम आसमान से ऊंचा हो गया। चलिए, उनकी खुशकिस्मती है, उनको मुबारकबाद हो हमारी ओर से। और वो गरीबों के घर जिनको हरी चादर से ढक दिया गया पूरी दिल्ली के अंदर, वो अपनी रोजी रोटी से महरूम हो गए। जो अपना रेडी लगाते थे, कुछ बेचते थे, शाम को घर आके चूल्हा जलाते थे, वो उससे महरूम हो गए। पर गरीबों की कौन सुनता है। कल भी मैंने एक बात कही थी, वो शकील बदायूं का शेर, एक शहंशाह ने बनवा के हंसी ताजमहल, मोहब्बत की निशानी दी है हमको। लेकिन फिर साहिर ने उसको लिखा था कि एक शहंशाह ने बनवा के हंसी ताजमहल, हम गरीबों को उड़ाया है मजाक, या उसी रूप में उन्होंने गरीबों कुछ को कहा। मोहब्बत का। अलग अलग रूपों में लोगों ने अलग अलग चीजों को देखा। मोदी जी को एक गम साल रहा था कि मेरे नाम से तो कोई बिल्डिंग ही नहीं है हिंदुस्तान में। अकबर खड़ा कर गया, हुमायूं खड़ा कर गया, और शाहजहां खड़ा कर गया, कुतुबुद्दीन ऐबक भी खड़ा करके चला गया, तो मेरे नाम का कोई क्या कहेगा। इंदिरा गांधी ने प्रगति मैदान बनाया था, तो इन्होंने सोचा प्रगति मैदान को गिरा दो, और गिरा के अपना एक मंडपम बना दो, वहां पे भारत मंडपम। उनको लगा कि शायद ये कोई बहुत बड़ा, क्या कहते हैं, कि भारत की अनमोल इमारतों में इसका शुमार होगा, पर ऐसा होता नहीं है। हॉल तो दुनिया में बनते हैं, लेकिन इमारत वही अच्छी होती है जो शिक्षा के बेस पे बनाई जाए, यानी कि लोगों को शिक्षित किया जाए, आगे बढ़ाया जाए। फिलहाल अपनी लोकल कॉन्स्टिट्यूएंसी को एड्रेस करने के लिए मोदी जी ने देश के ऑलमोस्ट 10,000 करोड़ रुपए फूंक दिए। 4,2500 करोड़ तो 2 दिन में फूंके हैं, वो तो ऑफिशियल एस्टिमेट आ गया सरकार का। पर कहीं ना कहीं जो बीच में चुनाव हुए अभी, उन्होंने एक बात कंक्लूसिव रूप से एक तरह से बता दी कि अब ये जादू शायद चलने वाला नहीं है। जिसे अक्सर कई बार कहते हैं ना, वो जादुई चिराग लेके आते हैं कई लोग, वाटर ऑफ इंडिया का खेल दिखाते हैं। तो अब वो खेल थोड़ा सा उतना चल नहीं रहा है, और इंडिया गठबंधन की जो जीत हुई है वो अपने आप में मोदी जी के इरादों पर या भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं उनके इरादों पर पानी फेरने जैसा है। शायद बीजेपी के नेताओं को महसूस होना शुरू हो गया है कि मोदी अब एक जिताऊ नेता नहीं रहे, अब उसके नाम पर हम नहीं जीत सकते, तो अब कुछ ऐसा किया जाए भाई, अपने बल पे कोई अपनी, क्या कहते हैं, कि सीट पक्की कर ले। क्योंकि इनके भरोसे रहे तो जीतना बड़ा मुश्किल है। अगर दारा सिंह जैसे लोग नहीं जीत पाते घोसी में, और वोट परसेंटेज देखो तो इतना वाइड है कि मैं बता नहीं सकता। जो मैं भी आश्चर्य में रह गया कि 57% वोट एसपी को मिलते हैं और 37% वोट बीजेपी को मिलते हैं। और जो एक चर्चा मैंने कल भी की थी, जो पोस्टल वोट्स की थी, कि 45 वोट जो थे बीजेपी को मिलते हैं और 135 वोट एसपी को मिलते हैं। ये बड़ा संकेत है उसके अंदर। धूपगढ़ की सीट टीएमसी ने बीजेपी से छीन ली। इसके साथ ही दुमका में झारखंड मुक्ति मोर्चा भी जीता। पुथपुली में केरला के अंदर तो खैर फॉरगॉन कंक्लूजन था, चढ़ी साहब जीत गए। लेकिन बीजेपी की दुर्गति काफी हुई और उनको 4.5% वोट मिले और उनकी जमानत जब्त हो गई वहां पर केरल के अंदर। हाँ, नैरोली बागेश्वर उत्तराखंड की सीट जीती है 2400 वोट से, लेकिन वो सिंपैथी वोट ना होता तो वो भी हार जाते थे देखा जाए तो। और त्रिपुरा की 2 सीटें जीती है, मुबारक हो उनको। पर हाँ, नींव दरकनी शुरू हो गई है। कहीं ना कहीं वो अच्छी पेंट की हुई दीवारों के पीछे जो दीमक है अब नजर आना शुरू हो गया है। बीजेपी के नेताओं में जो एक भगदड़ है, चाहे मध्य प्रदेश में हो, राजस्थान में हो, या फिर कर्नाटक में हो, हिमाचल में हो, वो हर जगह साफ नजर आनी शुरू हो गई है कि हाँ, अब लगता है कि वक्त आ गया है जाने का। शायद अब लोग उन नारों से, उस वाटर ऑफ इंडिया से, उस मैजिक से, उस जादू से अब कन्विंस नहीं हो रहे हैं। अब एक ट्रेंड जो निकल कर आता है कि मोदी टीवी पर आते, लोग टीवी बंद कर देते हैं। ये ट्रेंड पहले कभी नहीं था, लेकिन अब है। लेकिन इस छवि को सोने का वर्क चढ़ाकर G20 का अपने आप को फिर से एक नए नेता के रूप में विश्व गुरु के रूप में पेश करने की कोशिश की कि देखो, मैं कॉन्सेंसस क्रिएट कर सकता हूं। लेकिन अगर बाईलाइंस पढ़ी जाए तो पता लग रहा है रूस और चीन कामयाब हो गए। बाली में 2 पैराग्राफ का स्टेटमेंट था जिसमें लिखा था कि यूक्रेन का जो युद्ध है उसमें रूस का हम मजम्मत करते हैं, लेकिन यहाँ पर रूस शब्द ही हटा दिया गया। किसी भी डिक्लेरेशन में चीन का शब्द भी नहीं है, पाकिस्तान का भी शब्द नहीं है। तो अगर आपको उसमें
यूनाइटेड नेशन का एक जनरल डिक्लेरेशन जो होती है, जो उसकी मेंबरशिप की है कि हम देशों की अखंडता का पालन करेंगे, मर्यादा का पालन करेंगे, हम एक दूसरे को सहयोग करेंगे, ट्रेड करेंगे, तो आदर्श वाक्य यूनाइटेड नेशन से कॉपी पेस्ट करके यहाँ डाल दिया गया, यूएन का नाम भी लिख दिया गया, तो हम उनको मान के चलते हैं। मुझे लगता है मोदी जी एक नया यूएन बनाने चले हैं, अफ्रीका के 55 देशों को मिला के, यूरोप पहले से था उसमें, तो सोचते हैं कि एक नया यूनाइटेड नेशन बन जाए। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि यहाँ से तो बेटन अब आज ब्राजील को चला जाएगा शिखर सम्मेलन के बाद में। अब बहुत सारे शेख चिल्ली भी यहाँ इकट्ठे हो गए साहब, जो स्कीमें बना रहे हैं, यहाँ से रेलवे बनाएंगे, हम मिडिल ईस्ट जाएंगे, वहां से हम यूरोप जाएंगे, पोर्ट और रेलवे की लाइनें बिछाएंगे। पहले तो एक शेख चिल्ली थे, अब तो बहुत सारे शेख चिल्ली आ गए हैं और सब ने मिलकर एक डिक्लेरेशन बना दी है। तो उसके द्वारा अब चुनाव जीतने की कोशिश की जाएगी, पर जनता शायद अब इनसे प्रभावित होने वाली नहीं है। हमारे साथ जो विद्वान मौजूद हैं उनका परिचय करवा देता हूँ। बिलाल सब्जवारी साहब, राजू विलियम साहब और अनिल जय हिंद जी, आप सबका स्वागत है और जय हिंद आप सबको। बिलाल साहब, पहले आपके पास ही आता हूँ। सोने का वर्क हटा दो तो पीछे की कालिख साफ नजर आ रही है, भारतीय जनता पार्टी का पैनिक भी नजर आ रहा है, दहशत है लोगों में कि बात अब शायद नहीं बन पाएगी। बिलाल साहब देखिए वोरा जी, सबसे पहले मैं ये बात कहना चाहूँगा कि इस G20 समिट के अंदर जो मानव केंद्रित समावेशी विकास की बात की गई और जिस उद्देश्य से इस समिट का आयोजन किया गया था, वहाँ जब पूरी सरकार की तरफ से मानव केंद्रित यानी कि ह्यूमन सेंट्रिक अप्रोच की बात की जा रही थी विकास के दृष्टिकोणों से, वहाँ पर जिस तरह से मंडपम के नियर बाय या करीब जितनी भी झोपड़ियाँ झुग्गियाँ थी, उसके साथ किस तरह से मिस हैंडलिंग की गई, ये बता देता है कि आपकी सोच के अंदर जो एक इंसानियत होनी चाहिए थी वो नहीं नजर आई। वहीं आप वसुदेव कुटुंबकम की बात करते हैं, एक पृथ्वी, एक पर्यावरण और एक भविष्य की बात करते हैं और एक परिवार की बात करते हैं। तो जब आप वसुदेव कुटुंबकम में एक पृथ्वी और एक परिवार की बात करते हैं, तो यहाँ पर आप क्यों नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को अपने साथ सम्मिलित करने में नाकाम रहते हैं? क्यों आप देश के अंदर जो एक एकता होती है उसका प्रदर्शन नहीं करते? जब आप विश्व स्तर पर एक पृथ्वी एक परिवार का नारा दे रहे हैं, तो भारत में पक्ष विपक्ष अपने आप एक परिवार है, सब भारतीय जन अपने आप एक परिवार है। वो राजनीतिक रूप में जरूर विभाजित है लेकिन भारतीयता के रूप में एक परिवार है। तो ऐसे में आप नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को किसी भी तरह प्रेसिडेंट का जो डिनर था उसमें शामिल ना करना, ये अपने आप एक सवाल खड़ा करता है। वही इंसानियत के दृष्टिकोण से देखा जाए, ह्यूमैनिटी के दृष्टिकोण से देखा जाए, जैसे मैंने बताया मानव केंद्रित दृष्टिकोण से देखा जाए, तो जो झोपड़ियां झुग्गियों को हटाने से पहले आपको वहां उन्हें स्थानांतरित किया जाना था, उन्हें नई जगह बसाया जाना था। यही एक ह्यूमन अप्रोच होती है। इन दोनों चीजों का डेफिसिट हमें भारत के अंदर देखने को मिला। और साथ ही साथ जो मौजूदा परिस्थितियों में G20 समिट यकीनन भारत के लिए एक गर्व है, एक उत्साह का पर्व है। हम इस भारत सरकार इसकी होस्ट है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसके बहुत सारे मायने होते हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसकी डायनेमिक्स होती है। G20 समिट के माध्यम से हम ग्लोबल साउथ का एक प्रतिनिधित्व, ग्लोबल साउथ की बुनियादें रखने में, ग्लोबल साउथ की दिशा तय करने में हम जो पूरे विश्व में एक संकेत दे रहे हैं, उसके एक अपने सकारात्मक मायने होते हैं। लेकिन मौजूदा परिस्थितियों में जो एक राजनीति हमें देखने को मिल रही है, जिस तरह से अगर आप देखें कि कर्नाटक के अंदर भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो मतभेद थे वो उभर के आए थे, उन मतभेदों का सिलसिला आप मध्य प्रदेश में भी देख सकते हैं, उन मतभेदों का सिलसिला आप राजस्थान में भी देख सकते हैं, उन मतभेदों का सिलसिला आप उत्तर प्रदेश में भी देख सकते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी एक बड़े इवेंट के माध्यम से जो अपने इन मतभेदों को छुपाने की कोशिश कर रही है, वो मेरे व्यक्तिगत ये राय है, उसको छुपा नहीं पाएगी, क्योंकि ये इवेंट होता है, इसके एक समय सीमा होती है, इसकी एक आयु होती है और इसका एक निर्धारित समय होता है। उसके बाद भारतीय राजनीति अपने चक्र में दोबारा उस पहिए पे घूमने लगती है जो भारत की अंदरूनी परिस्थितियां हैं। तो भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से घोसी के अंदर एक चुनाव हारी,
जिस पर पूरे हिंदुस्तान की निगाहें थी, जिस तरह से वहां पर ये माना जा रहा था कि इंडिया की कोई ताकत नहीं है और एनडीए बहुत मजबूत पक्ष के रूप में खड़ा है। इंडिया और भारत के बीच में जो एक टकराव की स्थिति पैदा की गई, इसको भी समझने की जरूरत है। दरअसल हमें ये समझने की जरूरत है कि इंडिया भारत का अंग्रेजीकरण तो नहीं है, अंग्रेजी रूपांतरण तो नहीं है, लेकिन इंडिया भारत का एक पर्यायवाची जरूर है, उसका सिनोनियम जरूर है। यानी कि इंडिया इक्विवेलेंट टू भारत और भारत इक्विवेलेंट टू इंडिया। लेकिन हमें ये इस पर गौर देने की जरूरत है, आखिर एनडीए घटक दलों को, सरकार को, भारतीय जनता पार्टी को इस इंडिया शब्द से परेशानी क्यों है? दरअसल जब आप इंडिया का नाम लेते हैं तो इसके अंदर जो नेशनलिज्म है, इसके अंदर जो नेशनल सेंटिमेंट है, इसके अंदर जो भारतीयता है, इसके अंदर जो भारत गौरव है, वो फीलिंग समाहित होती है। और उस फीलिंग को कहीं विपक्षी दल एनकैश ना कर ले, उस फीलिंग के साथ एकजुट ना हो जाए, उस फीलिंग को एक राजनीतिक रूप से अपने पक्ष में ना इकट्ठा कर ले, इसलिए भारतीय जनता पार्टी को परेशानी होती है। उसका यह मानना है कि राष्ट्रवाद पर, भारतीयता पर, भारतीय सेंटीमेंट पर केवल इन्हीं लोगों को खेलने का अधिकार है, विपक्ष को नहीं है। मानो कि विपक्षीय भारतीय नहीं है। इस तरह से सोचने की, इसको समझने की जरूरत है। तो कुल मिलाकर G20 समिट भारत के दृष्टिकोण से, सरकार के दृष्टिकोण से और एक राष्ट्र के दृष्टिकोण से जरूर अपना अपना आप एक महत्वपूर्ण इवेंट रहा हिंदुस्तान के अंदर, लेकिन इसके राजनीतिक और सामाजिक दृष्टिकोण पर, जैसे मैंने आपके सामने कुछ पहलू रखे, ये अपना आप में चिंता का विषय है।